फाउंडेशन की तरफ से इस संगोष्ठी में मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को डॉक्टर नमस्कार। जब मैं इंटर में पढ़ती थी, हाई स्कूल इंटर में, तो मुझे इसी तरह की किसी संस्था ने हिंदी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर पुरस्कार दिया था, लेकिन मुझे कोई इतना संस्था का ज्ञान नहीं था कि मैं बच्ची थी। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जब किया तो मेरी शादी ग्रेजुएशन में ही हो गई थी और उसके बाद मैंने बच्चा हो गया, बेटा हो गया, मेरे हस्बैंड टूर पे रहते थे, फैक्ट्री जॉब था, मैंने बीएड, एमए, पीजीडीसी, पीएचडी करके आज मैं टेक्नो इंडस्ट्री में पढ़ाती हूँ और मेरे ससुराल वालों, पति और मेरा अपना सभी का सहयोग होगा तभी बच्चों के बाद, शादी के बाद पढ़ाई करना। सहयोगी संस्था का ये विषय जो आज रखा गया है, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व, ये बहुत अच्छा विषय है क्योंकि हमारा जो विषय है वो समाजशास्त्र है और मैंने जो पीएचडी का मेरा जो शोध अध्ययन है वो नारी और अपराध पर मैंने शोध किया है और मैं गांव-गांव यहाँ के सिसेंडी, पक्षी के खिलाफ सिसेंडी जैसे गांव जहाँ पर आपको एक कप चाय और एक समोसे के लिए भी बहुत दूर तक जाना पड़ता है, जहाँ कोई भी आप व्हीकल तक नहीं जाता, आप अपने व्हीकल से जाएंगे। वहाँ मैं गई, मैंने जेल में अध्ययन किया, मैंने देखा कि आज भी हम शहरों में तो फिर भी महिलाओं की स्थिति थोड़ी ठीक है, गांव में महिलाओं की स्थिति जो है आज भी बहुत अच्छी नहीं है। देखिए हमारा देश जो है वो शुरू से ही वैदिक काल से हम लोग महिला शिक्षा पर बल देते गए हैं। उस समय में गार्गी, अबाला जैसी विदुषी महिलाएं रही हैं। महाभारत में, रामायण में भी आप देखिए हर काल में विदुषी महिलाएं रही हैं, लेकिन मुगलों का आक्रमण और ब्रिटिश आक्रमण के कारण हमारे देश में महिला शिक्षा को मतलब उन लोगों के आक्रमण के कारण थोड़ा प्रभाव पड़ा। सबसे पहले जो विद्यालय हमारे देश में शुरू हुआ है वो 1824 में बम्बई में शुरू हुआ, पहला महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए पहला स्कूल जो विद्यालय कहते हैं पढ़ाने के लिए वो बम्बई में शुरू हुआ। उसके बाद विश्वविद्यालय जहां महिलाओं को शिक्षा दी गई उसमें कलकत्ता, मुंबई और मद्रास 3 विश्वविद्यालयों में सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा दी और महिलाओं की शिक्षा क्योंकि उस समय खाली क्योंकि हमारा समाज जो है शुरू से ही पुरुष प्रधान कि हमको पिता के नाम से ही हमारा वंश चलता है, इसलिए पुरुष पढ़ेगा, पैसा कमाएगा, महिलाओं की स्थिति घर में रहेगी और उनको दूसरे घर जाना है, दहेज है, तो इस वजह से महिलाओं की शिक्षा पर ज्यादा बल नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे लेकिन लॉर्ड डलहौजी जैसे भी बहुत से ऐसे ब्रिटिश और बहुत से ऐसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हुए हैं जिन्होंने महिला शिक्षा पर बहुत बल दिया, जैसे हमारे राणा डे जो न्यायाधीश थे उस समय, उन्होंने महिला शिक्षा पर बल दिया। हमारे मुस्लिम शिक्षा में मुस्लिम महिलाओं में तो शिक्षा की स्थिति हिंदू महिलाओं से भी खराब थी स्वतंत्रता के पहले, तो हमारे सर सैयद अहमद खान साहब ने महिला शिक्षा पर बल दिया और उसके बाद हमारे राणा डे साहब, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, एडी बेसेंट, महात्मा गांधी और इन सभी ने हमारे अनेक समाज सेवकों ने महिला शिक्षा पर बल दिया। उनका कहना यह था कि महिला समाज की धुरी है, यदि परिवार में महिला शिक्षित है तो हमारा पूरा समाज शिक्षित होगी। एक माँ ही अपने बच्चे को सब कुछ सिखाती है। शिक्षा जरूरी नहीं है कि हम स्कूल कॉलेज में जाके ही पढ़ाई करें, शिक्षा 2 प्रकार की होती है, अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा। जो शिक्षा हम लोग विद्यालय में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में प्राप्त करते हैं वो शिक्षा तुम्हारी औपचारिक शिक्षा होती है। कुछ शिक्षा जो हमको घर में, जैसे हमारा देश एक गांव का देश है जहाँ पर 75% आबादी गांव में रहती है, वो इतनी अशिक्षित है, इतनी गरीब है, वहाँ सामाजिक असमानता इतनी ज्यादा है कि हम घर के बाहर नहीं जा सकते महिलाएं। तो घर में रहकर ही महिलाएं पापड़ बनाना, चिप्स बनाना और सिलाई करना, बुनाई करना, हस्तकरघा का काम, मुर्गी पालन, बकरी पालन, जितने भी घर के काम है, रोजगार हैं, वो जिनको हम कुटीर उद्योग धंधे कहते हैं, उन कार्यों के द्वारा अपने में स्वावलंबन पैदा कर रही है। आज भी सरकार हमारी विभिन्न तरह की योजनाएं
महिलाओं के लिए, गांव के विकास के लिए कर रही कार्यक्रम, जिसके द्वारा, क्योंकि हम इतने गरीब हैं, महिलाएं गांव में इतनी अनपढ़ हैं और इतनी ज्यादा सामाजिक असमानता है कि वो बाहर नहीं जा सकती, अपने गांव के, अपने घर के बाहर नहीं जा पाती हैं। इसलिए वो घर में ही, मेरी दादी ने हमको अचार, चिप्स, पापड़ बनाना सिखाया और फिर हम अपनी बेटी को सिखा रहे हैं। इस तरह से चाहे दरी बनाना है, चटाई बनाना है, सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, मेहंदी लगाना है, ये शिक्षा ज्यादा जरूरी और ज्यादा हमारे उत्थान के लिए, क्योंकि जब गांव का विकास होगा तो उसका सामाजिक और आर्थिक विकास है तो हमारे देश का विकास होगा। आप लोगों को शायद ये पता होगा कि जितना काम और जितना मेहनत हमारे गांव की महिलाएं करती हैं, हमारी शहर की महिलाएं नहीं करती हैं। और जितना रोजगार में जो हमको साधन मिल रहा है, जितना पैसा, जितना गांव की महिलाएं कर रही हैं, वो शहर की महिलाएं नहीं कर रही। उसकी वजह है, शहर की महिलाएं जो हैं वो पढ़ी लिखी तो हैं लेकिन उतना रोजगार नहीं कर रही। वो क्लब है, पीटी है, उनके पति अच्छी पोस्ट पर हैं तो वो रोजगार नहीं कर पा रही। गांव की महिलाएं गरीब हैं, अनपढ़ हैं, उनके पास सामाजिक असमानता है, वो खेतों में जाकर भी काम करती हैं, अपने पति का साथ भी देती हैं, घर में आके उसको, गाय को चारा भी देती हैं और घर में रोजगार करती हैं। यदि कहते खून से खड़ा बढ़ता है, यदि एक महिला ने एक टोकरी बनाई, एक चटाई बनाई, एक बनाई, यदि वो 100 रुपया भी कमाती है उसको बेचने में, तो कितना बढ़ जाता है। तो गांव में विकास के लिए स्वरोजगार योजना है, महिलाओं के लिए विभिन्न तरह की मनरेगा है, बहुत योजना है जिनके द्वारा महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व ये है कि यदि महिला थोड़ी भी पढ़ी लिखी होगी तो गांव में यदि कोई अनपढ़ महिला है, यदि वो ऋण लेने जाती है, यदि हमको अपने घर में भी कोई स्वरोजगार करना है तो हमको उसके लिए थोड़े पैसे की जरूरत पड़ेगी। यदि हमको सिलाई कढ़ाई की मशीन लगाना है या कोई भी काम करना है तो गाँव का जो महाजन है या हमारे जितने भी बैंक है, नाबार्ड है या ग्रामीण विकास बैंक, स्टेट बैंक, उससे ऋण है। यदि महिला को हिसाब किताब आता है तो वो अपने काम को ज्यादा सुचारू रूप से कर पाएगी। ने तो महाजन, जो प्रेमचंद की पुरानी कहानी है, महाजन ने अंगूठा लगा दिया, हमने अपना सोने का कंगन ले लिया, वो कह रहा है 2 साल बाद वो इतना ब्याज हो गया, वो दिन पर दिन कहते हैं कि एक बार आप एक ब्याज बढ़ते हैं तो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। यदि महिला शिक्षित हो तो उसको समझ में आ जाएगा कि इतना इतना ब्याज बनता है, इतना पैसा बनता है और हमको इतने पर इतना ही पैसा देना है। तो इस तरह से यदि महिला शिक्षित है, उसको अपना ज्ञान है, सब तरह का संविधान का विभिन्न तरह के संगठन बने। सबसे पहले जब हमारा देश में संगठन शुरू हुआ तो वो संगठन हमारे टाटा, लेडी टाटा ने बनाया था संगठन। इस तरह से हमारे यहाँ महिला संगठन शुरू में बने हैं जो महिलाओं के उत्थान के लिए बने थे कि महिला यदि पढ़े लिखेगी, काम करेगी तो हमारे देश का उत्थान होगा। फिर धीरे धीरे जब हम स्वतंत्र हो गए तो हम और जागरूक होते गए। कोई भी आज एक बच्ची है, उसको उतनी अकल नहीं है, धीरे धीरे जब वो बड़ी होगी तो उसको ज्यादा समझ आएगी। उसी तरह जब हम स्वतंत्र हो गए तो हमको ज्यादा अपनी जागरूकता दिखाई पड़ी। तब स्वतंत्रता के बाद हम लोगों को ये समझ में आया कि महिला पुरुष सब समान है और सबको, किसी को भी जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। तो संविधान में पहले ही होता था कि पितृसत्तात्मक समाज है, लड़की की यदि शादी कर दी है तो अब लड़की को पिता की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा, है खाली अविवाहित, यदि लड़की अविवाहित है तभी उसको पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा। यदि विवाहित है तो उसको बस जितना दे दिया, कभी कुछ आय दे दिया तभी अधिकार मिलेगा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद आज देखिए हमारा संवैधानिक कानून बन गया है कि पिता की संपत्ति में महिला को भी अधिकार मिलेगा। तो ये था कि बेटे, एक बार जब लड़की को विदा कर दिया तो वो दूसरी जगह चली गई। जैसे कहते हैं ना, धान का पौधा है, रोपा कहीं जाता है और उगता कहीं तो बनता है। लेकिन आज लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, हर तरह से उन्नति कर रही हैं, हमारे देश में नहीं विभिन्न देशों में भी। तो ये महिला सशक्तिकरण में शिक्षा हर तरह की शिक्षा है। हम जरूरी नहीं स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जाएं, बड़े बड़े सेमिनार में जाएं तभी हमको किसी तरह की शिक्षा मिल सकती है। महिलाएं अपने घरों में रहकर भी विभिन्न तरह की शिक्षा प्राप्त करती हैं, उससे अपना रोजगार प्राप्त करती हैं, जिससे उनका सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक उत्थान होता है, जिसके कारण वो समाज में और हमारे देश के अर्थ में विकास करती हैं। तो शिक्षा क्या महिला, क्या पुरुष, क्या हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। और प्राथमिक शिक्षा तो हम सबका मूलभूत अधिकार है। हमारी सरकार कहती है कि हमारा मूलभूत अधिकार है कि हम सबको पढ़ना
जरूर चाहिए। इससे व्यक्ति में अपना एक आत्मज्ञान आता है, आत्मसम्मान आता है। यदि व्यक्ति किसी भी तरह की शिक्षा प्राप्त कर रहा हो, चाहे औपचारिक या अनौपचारिक, लेकिन यदि उसको उस शिक्षा से उसको रोजगार मिलता है तो उसके में अपने में आत्मबल आता है। इसलिए सभी को जरूर पढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप स्कूल कॉलेज जाकर ही पढ़ें। और यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह का कोई कार्य कर रहा है अच्छा, तो आप लोगों ने जैसे सहयोगी संस्था ने, इस तरह की विभिन्न संस्थाएं इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि देश में, समाज में, उत्तर प्रदेश में जहाँ गरीबी इतनी है, निश्चितता इतनी है, हमारा देश गाँव का देश है, वहाँ पे प्रोत्साहन के द्वारा पुरस्कार करना, जो मैंने अभी आपके वीडियो में देखा, पुरस्कार देना, लोगों को प्रोत्साहित करना, जो नहीं पढ़ पाते उनको छात्रवृत्ति देना, तो इस तरह का प्रयास बहुत अच्छा है। और उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के प्रोग्राम हमेशा करते रहें और अधिक से अधिक संख्या में सबको बुलाते रहें और सबको शिक्षित करते रहें और समाज में सबको मार्गदर्शन देते रहें। धन्यवाद।